हाँ जी, अगला टॉपिक हमारा अभी अब है सर्कुलर मोशन। तो अभी सर्कुलर मोशन हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड सेकंड इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी हम करेंगे भी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और जो डायनामिक्स वाला पार्ट है ये हम फिर बाद में करेंगे, आफ्टर वी डू लॉज ऑफ मोशन एटसेट्रा, उसके बाद करेंगे, क्योंकि उसके अंदर फोर्सेस वगैरह की बात आएगी। तो अभी हम केवल करेंगे भी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। So here we will talk about only displacement, velocity, acceleration, etc. So kinematics of circular motion. ठीक है। तो अभी सर्कुलर मोशन में होता क्या देखो। So it is a kind of a motion in which a particle moves along the circumference of a circle. जैसे मान लो ये कोई एक सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, and suppose radius of circle is r, and suppose some particle is moving along the circumference of the circle. So this motion of particle will be known as circular motion. ठीक है भी। तो यहाँ पे हम जो हमारी डायरेक्शन जो लेके चलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर ये है भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, and clockwise direction is taken as negative. और यहाँ पे हम जो भी एंगल्स मेजर करेंगे, that we will measure with respect to this radius. तो फिर से हम कह सकते हैं रेफरेंस रेडियस। रेफरेंस रेडियस। तो मान लो अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं कोई, सपोज एंगल कोई इस तरफ है, तो ये एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। कोई एंगल अगर नीचे की तरफ है, तो ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज, तो फिर ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। So anti-clockwise direction is taken as positive, and clockwise direction is taken as negative. अच्छा, अभी इसके अलावा जो सर्कुलर मोशन है उसमें मान लो जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे दो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है या फिर उसकी स्पीड वेरी कर रही है। Then accordingly we can have two types of circular motion. अगर तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If speed of particle is constant, speed of particle
remains constant, then it is known as uniform circular motion. लेकिन अगर मान लो स्पीड उसकी चेंज हो रही है पार्टिकल की, then it will be known as a non-uniform circular motion. But if speed changes, यानी स्पीड कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, speed may be increasing, decreasing, whatever. But if speed changes, then it will be known as non-uniform circular motion. ठीक है भी? So now before we further proceed, let's see some terms in the circular motion. अच्छा, एक बात और भी, सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इसमें वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी. ऐसा क्यों भी? हाँ जी, वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट इन एनी सर्कुलर मोशन. ऐसा क्यों भी? सर डायरेक्शन वेरीज. हाँ, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वेरी करती रहेगी. जैसे मान लो जो पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है. मान लो कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर इस तरफ हो जाएगी. ठीक है, कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लो यहाँ पे आता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी. तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बेशक कांस्टेंट हो, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की दैट विल कीप ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम. ठीक है, तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है वेलोसिटी की, देन वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंज्ड. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हम तभी मान सकते हैं जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहें. ठीक है भी? तो इसमें आप लिख लो भी, इन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, in any kind of circular motion, velocity is never constant. Velocity is never constant because its direction keeps on changing. और भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसमें जरूर होगी. तो फिर सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हमेशा जरूर होगी. ठीक है भी?
So there will be definitely some acceleration in a circular motion. ठीक है भी, तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जरूर होगी। ठीक है, तो जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is not a uniform motion. तो इसका मतलब क्या हुआ अभी? हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। हाँ जी, ये समझ आ गई भी आपको बात? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब तो इतना हुआ ना कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है वेलोसिटी की। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। बट सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकती भाई, डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भी, तो फिर किसी भी तरह की सर्कुलर मोशन जो होगी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगी। ठीक है, तो इसमें अब कुछ टर्म्स हैं भी जो सर्कुलर मोशन में हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले अभी एंगुलर पोजीशन। तो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो अभी सबसे पहले इसमें एंगुलर पोजीशन। से थीटा। तो एंगुलर पोजीशन, तो इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कल। यानी जो पार्टिकल है वो सर्कल पे कहाँ पे है उसके बारे में हमें ये बताएगा। सो इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कल। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है। हाँ जी तनिष, कुछ पूछना है आपने? यस सर। हाँ जी, सर ये जो थीटा है सर, हम इसको रेडियंस में कैलकुलेट करेंगे फिर डिग्रीज में? जिस मर्जी में कर लो, बस बात समझ में आनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है ये, और ये इसकी रेडियस मान लो r, और ये हमारी रेफरेंस रेडियस है। यानी कोई भी एंगल हम इस रेडियस से मेजर करेंगे, और मान लो किसी टाइम पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट P पे, एंड सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी भाई?
सो फॉर पॉइंट P पोजीशन हो जाएगी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, या 30 डिग्री को हम π/6 भी ले सकते हैं, π/6 रेडियन। ठीक है, तो एक ही बात है। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है कुछ, से पॉइंट Q पे, एंड दिस एंगल इज आल्सो सपोज 30 डिग्री, तो फिर Q के लिए पोजीशन क्या हो जाएगी? अब ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर पॉइंट Q के लिए पोजीशन हो जाएगी थीटा इक्वल टू -30 डिग्री और -π/6 रेडियन। ठीक है भी। या फिर अगर एंगल हम इधर से मेजर करें पॉइंट Q के लिए, अगर हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल, अब ये एंगल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस एंगल की वैल्यू होगी 330 डिग्री। तो फिर हम पॉइंट Q के लिए थीटा की वैल्यू 330 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो एक ही बात है भी, चाहे -30 लिखो या 330 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों से पोजीशन उसकी सेम ही आएगी। ठीक है भी। सो दिस इज एंगुलर पोजीशन। अब यहाँ तक समझ आ गई बात सभी को? इसके बाद भी सेकंड पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सेम वैसे ही है जैसे हम लीनियर मोशन में करते थे, कि हमने कोई ओरिजिन ले लिया x इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन के राइट में है तो पोजीशन पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में है तो पोजीशन नेगेटिव होगी। ठीक है, बस अब यहाँ पे एंगुलर वर्ड आगे, जो एंगुलर वर्ड है वो आगे लग गया पोजीशन के, तो ये होगी एंगुलर पोजीशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड है भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भी? से डेल्टा थीटा। जैसे मान लो अगेन कोई पार्टिकल किसी पोजीशन थीटा 1 पे है, फिर कुछ टाइम बाद पोजीशन थीटा 2 पे आ गया, तो फिर ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा 1 and final angular position theta 2. So angular displacement is final angular position minus initial angular position. ठीक है, और थीटा की यूनिट जो आपको पता है भी डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, बट एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी रेडियन। इसके बाद थर्ड पॉइंट है भी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी omega. So we denote angular velocity by omega. और एंगुलर वेलोसिटी होती है भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन
यानी ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे भी लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, तो वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल पहले पॉइंट पी पे था, फिर कुछ टाइम बाद पॉइंट क्यू पे आ गया, और पी से क्यू आने पे टाइम लगा उसको डेल्टा टी, और पी से क्यू का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बिटवीन पी एंड क्यू। सो दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी between P and Q. The total displacement upon time taken. So this becomes average angular velocity. लेकिन अगर हमने पॉइंट P पे निकालनी है व्हाट इज ओमेगा एट पॉइंट P, तो उसके लिए फिर अगर हम एंगल बहुत कम ले लें, यानी पॉइंट Q अगर पॉइंट P के काफी नजदीक है, तो फिर डेल्टा थीटा डी थीटा हो जाएगा, और जो टाइम लगेगा P से Q जाने में वो डी टी हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा को डी थीटा पुट कर दो और डेल्टा टी को डी टी पुट कर दो, तो उससे फिर जो ओमेगा आएगी वो पॉइंट पी पे ही आ जाएगी ओमेगा। ठीक है, यानी इफ क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, देन डेल्टा थीटा विल बिकम डी थीटा। मतलब फिर एंगल जो डेल्टा थीटा है वो काफी कम हो जाएगा, तो डेल्टा टी जो टाइम लगेगा पी से क्यू जाने का वो भी काफी कम हो जाएगा। हाँ जी, मेरा कनेक्शन उड़ गया था अभी। हाँ जी तनिष, यू आर रेजिंग दी हैंड्स। अब ये समझ आ रहा है भी सभी को जो मैं कर रहा हूँ? तो भाई अगर अगर पॉइंट क्यू काफी क्लोज है, मतलब पॉइंट क्यू बिल्कुल पॉइंट पी के काफी क्लोज है अगर, तो फिर पी से क्यू का जो एंगल होगा वो काफी कम हो जाएगा, तो टाइम भी काफी कम लगेगा पी से क्यू जाने में। तो फिर डेल्टा थीटा को डी थीटा पुट कर दो, डेल्टा टी को डी टी पुट कर दो, और फिर जो ओमेगा आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी, और फिर ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो इसे इसे फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस में आल्सो बी नोन एज व्हाट, instantaneous angular velocity at point P। और ओमेगा की यूनिट जो होगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, क्योंकि थीटा की रेडियन और टाइम की सेकंड, तो यूनिट फॉर ओमेगा ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है भी। अच्छा, इसके अलावा भी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
then what is direction of omega? तो फिर भैया हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ओमेगा की, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? एक बार यहाँ तक बताओ भी, यहाँ तक कोई डाउट है अगर किसी को, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी समझ आ गया सभी को? से यस और नो जो भी। यस सर। ओके, हाँ जी, बाकी लोग भी। हाँ जी, हेलो। यस सर। ओके, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो अब जो डायरेक्शन होती है ओमेगा की, वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज along axis of rotation, and it is found using right hand thumb rule, and it is found using right hand thumb rule। तो देखो, इसको समझने के लिए, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जो सब सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, say the particle is moving in anti-clockwise direction, और ये इसका सेंटर है। अगर आप इसके सेंटर से एक लाइन पास करो जो इस कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरह से लगा लो, मतलब 3D में ऐसे हो जाएगा अगर हम ऐसे बनाएं, इस टाइप से भी। ये सेंटर है और ये मान लो सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल इस पे ऐसे जा रहे हैं मान लो, ये इसका सेंटर है। तो फिर ये जो लाइन है भी, तो दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है भी, तो ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और जो सर्कल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? a line passing through the center of circle and perpendicular to the plane of circle, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिख लो बेशक ये पॉइंट, a line passing through center of circle and perpendicular to plane of circle is known as axis of rotation। ठीक है भी।
तो इसमें फ्री हो गया अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है अभी, से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, तो फिर जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इट इज फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये थोड़ा ये थोड़ा एक्चुअली जो डायरेक्शन है ये थोड़ा 3D के अंदर है, तो थोड़ा आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लो कि जिस तरह पार्टिकल घूम रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपका थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा अभी। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे ऐसे घुमा लो तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है जी। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, जैसे भी हमने उसमें निकाला था ना वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वैसे निकालते हैं यहाँ पे। अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को ऊपर कर लो और फिंगर्स को थोड़ा कर्ल कर लो, कर्व शेप में कर लो, और अगर फिंगर से वेलोसिटी की डायरेक्शन में या पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो थंब विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है भी, ये समझ आई बात आपको भी? हाँ जी। यस सर। और अगर पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज तो फिर ओमेगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। if particle is rotating clockwise, say like this, मतलब ऐसे घूम रहा है पार्टिकल अगर, तो फिर ओमेगा नीचे की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में, जो ये येलो वाला सर्कल है, इसमें पार्टिकल अगर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ओमेगा विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड के लिए हम डॉट लगाते हैं अभी, और इनवर्ड के लिए क्रॉस लगाते हैं। ठीक है भी, अगर पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ओमेगा विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, and a particle is moving in clockwise direction तो फिर ओमेगा हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अब ये समझ आ गई सभी को? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, और एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, और उसकी ओमेगा है सपोज 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा। तो क्योंकि पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर ओमेगा बाहर की तरफ हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और बाहर की तरफ होगा के कैप, यानी अलोंग जेड डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में फिर ओमेगा हो जाएगा 5 के कैप, ठीक है भी। if the particle is moving anti-clockwise then omega will be in outward direction, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड, यानी अलोंग जेड एक्सिस,
और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा 5 k कैप। और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो फिर -5 k कैप हो जाएगा, फिर अंदर की तरफ हो जाएगा तो फिर -5 k कैप। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं इसको भी। अब यहाँ तक बताओ भी, कोई डाउट है किसी को अगर? हाँ जी, समझ आ गई भी सभी को? अच्छा, अभी इसके अलावा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा अगर इसकी वैल्यू काफी कम होगी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता भी, क्योंकि फिर ये वेक्टर रूल को ओबे नहीं करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक लाइन लिख लो जरा अभी, that angular displacement can be taken as vector quantity angular displacement can be taken as vector quantity if it is very small, or if it is small, ठीक है, because otherwise it does not obey rules of vector addition. तो मैं आपको इसको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ भी, एक मिनट जरा वेट करना। हाँ जी, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? दैट a plus b is equal to b plus a। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें थीटा 1, मान लो इन केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। जैसे मान लो भी ये कोई एक बुक है, ठीक है, मान लो ये बुक है भी कोई, जैसे ये बुक है भी, ठीक है। अगर मैं बुक को एक बार ऐसे घुमाऊं भी, जैसे मान लो सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे ही मान लो कुछ। तो मान लो मैं बुक को घुमाता हूँ अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे घुमाता हूँ अगर मैं बाई 90 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस, तो ऐसे होगी भी, ठीक है। अब मैंने बुक को घुमाया अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ऐसे ऐसे घुमाया मान लो 90 डिग्री, तो ऐसे होगी बुक। तो बुक का जो फ्रंट फेस है वो ऊपर चला गया। दोबारा देख लो भी, मैंने बुक को एक बार घुमाया अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है भी और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज
वाई एक्सिस। तो मैंने बुक को एक बार घुमाया अबाउट वाई एक्सिस, सपोज ऐसे बाय 90 डिग्री। फिर घुमाया मैंने बुक को अबाउट एक्स एक्सिस, से लाइक दिस। तो व्हाट इज फाइनल रिजल्ट? कि जो फ्रंट फेस है बुक का वो ऊपर चला गया। शुरू में आपके सामने था फ्रंट फेस, और फाइनली ये ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इसको दूं फर्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस देन अबाउट वाई एक्सिस, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया फर्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसे भी, तो ऐसे होगी बुक। देन अबाउट वाई एक्सिस, तो ऐसे होगी। अब क्या रिजल्ट आया अभी? अब इसका फ्रंट फेस हो गया इस तरफ। तो क्या फाइनल रिजल्ट दोनों में सेम है भी? मतलब क्या यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 है? नहीं है ना भी। फर्स्ट केस में हमारा रिजल्ट क्या था? जब हमने पहले वाई के अबाउट घुमाया था, फिर एक्स के अबाउट, तो फ्रंट फेस ऊपर चला गया था अभी। और अगर फर्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस देन अबाउट वाई एक्सिस, तो फ्रंट फेस अब इधर इधर की तरफ हो गया। सो हेयर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। अभी समझ आई बात ये? Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी कम है, फिर रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा। सपोज पहले हमने घुमाया अबाउट वाई एक्सिस देन अबाउट एक्स एक्सिस, या पहले अबाउट एक्स एक्सिस देन अबाउट वाई एक्सिस, तो इस केस में रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा इतना ज्यादा। तो यानी, तो फिर इस केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो समझ आ गई भी ये चीज। सो जब आप वीडियो बंद कर सकते हो। हाँ जी, अब जरा बताओ भी, कोई इसमें आपको समझ आई कि नहीं आई ये चीज? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है भी, वो वेक्टर क्वांटिटी कब होगी? जब उसकी वैल्यू काफी कम होगी, क्योंकि फिर अदरवाइज जो वेक्टर रूल्स हैं वो इसमें होंगे नहीं होंगे। ठीक है, आप ये खुद भी करके देख सकते हो अपने आप से इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी अगेन मान लो कोई एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी मतलब v है सपोज, किसी टाइम पार्टिकल यहाँ पे है सपोज,
और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है सपोज, यानी वेलोसिटी v है बेसिकली, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज सपोज r। तो फिर हमने v और ओमेगा में क्या रिलेशन है वो बताना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लो भी कुछ आफ्टर स्मॉल टाइम dt पार्टिकल यहाँ पे आ जाते हैं, कवरिंग अ स्मॉल एंगल d थीटा टाइम dt में। तो फिर ओमेगा होता है भी d थीटा बाई dt, और ये जो आर्क लेंथ होगी भी, मान लो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो ये व्हाट इज आर्क लेंथ PQ? तो आर्क लेंथ PQ हो जाएगी R इंटू डी थीटा। ये फार्मूला हमने किया हुआ ना भी, L इक्वल टू R थीटा जैसे होता है, तो अप्लाई दिस फार्मूला, तो आर्क लेंथ PQ हो जाएगी R इंटू डी थीटा, और PQ जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया पार्टिकल ने स्पीड v के साथ टाइम dt में, तो फिर जो PQ डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो आर्क लेंथ PQ क्या होगी भी, स्पीड इंटू टाइम, इक्वल टू R डी थीटा। dt को नीचे ले जाओ, और डी थीटा बाई dt ये ओमेगा के बराबर है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू R इंटू ओमेगा। सो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। ठीक है भी, तो v इक्वल टू ओमेगा r, तो ये इक्वेशन आ जाती है भी। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन होती है भी, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म में ये होती है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे जो वेक्टर r है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, फ्रॉम सेंटर टू circumference, so this is vector r, तो वेक्टर r is towards right and omega is outward। अगर आप ओमेगा क्रॉस r की डायरेक्शन निकालो तो वो इस तरफ आएगी जिस तरफ वेलोसिटी है, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो वेक्टर r इस तरफ हो गया, ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी फिर कुछ ऐसे हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा एक्चुअली 3D में चीजें हैं, ये थोड़ा आपको खुद थोड़ा सा खुद भी इमेजिन करना पड़ेगा, आमने सामने होते तो थोड़ा समझाना आसान था, बट थोड़ा यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वेलोसिटी अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे देख लो कुछ, जैसे ये सर्कल है भी,
तो वेक्टर आर इस तरफ है और ओमेगा बाहर की तरफ है। ओमेगा बाहर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस आर अगर निकालो तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी भी, जिस तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे मान लो कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस मान लो, और जेड एक्सिस फिर बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ओमेगा जेड की तरफ है, यानी ओमेगा के की तरफ है, और आर वेक्टर आई की तरफ है। तो ओमेगा क्रॉस आर यानी के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आपको पता है भी जे के बराबर होता है, और जे इस तरफ हो गया वाई की तरफ, यानी वेलोसिटी किस तरफ होगी, अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में फिर क्या रिलेशन होगी, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ये समझ आ गई यहां तक आपको? सो दिस इज a relation between v and ओमेगा। अब यहां तक जरा मुझे बताओ भी, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो फिर आगे चलते हैं इसके बाद। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है अब एंगुलर एक्सेलरेशन। So we denote angular acceleration by alpha, and this is also vector quantity. And angular acceleration is defined as time rate of change of angular velocity, यानी अल्फा इज, एक मिनट भी, हाँ जी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी अल्फा इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो अभी अगर आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तब तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तब हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, जैसे भी हम वहां पे करते थे लीनियर मोशन में। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था वहां पे भी, एवरेज एक्सेलरेशन होता था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो वैसे यहाँ पे भी अल्फा एवरेज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंड यूनिट फॉर अल्फा तो ये हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की रेडियन पर सेकंड अपॉन टाइम आ गया तो फिर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भी।
इसके बाद भी तो ये हो गया भी एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं? तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज आल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ अल्फा is also along axis of rotation। तो वो डिपेंड करेगा ओमेगा पे, ओमेगा इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, और उसकी ओमेगा इस तरफ है भी, यानी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। एंड सपोज इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो फिर अल्फा भी ओमेगा की डायरेक्शन में ही हो जाएगा भी, यानी अल्फा इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज करे फिर अल्फा ओमेगा के अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो अगेन पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट यहाँ पे ओमेगा डिक्रीज कर रहा है अभी, तो फिर अल्फा इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे भी हम लीनियर वेलोसिटी में करते थे कि मान लो वेलोसिटी इस तरफ है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी मान लो अगेन इस तरफ ही है, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो फिर एक्सेलरेशन इसके अपोजिट हो जाएगा। तो सेम ही कंसेप्ट है भी, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई सभी को ये? इसके बाद भी अगर अल्फा कांस्टेंट है तो फिर जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशंस हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो फिर जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे बन जाएगी ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यानी v की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी बन जाएगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और जो सेकंड इक्वेशन है भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह पे थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन है भी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वो बन जाएगी ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो ये तीन इक्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं अभी, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बट अगर अल्फा वेरिएबल है तो फिर हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें
फिर v सेम रहेगी और अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर बात करें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी, इसकी थ्योरी हम आज ही कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसकी। हेलो सर। हाँ जी। सर यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है सर। पिछले जब आपने नया वाला स्टार्ट करा था ना सर आपने, उसके बाद सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया सर। लॉग आउट लॉग इन नहीं हो रहा था सर। मैं क्लास लीव कर तो रिकॉर्डिंग देख लूँगा सर। कुछ समझ ही नहीं आया अब तक क्या कराया। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी? सर मेरी भी लाइट चली गई थी तो एक टॉपिक मिक्स हो गया था। अच्छा चलो, मैं इसकी वो डाल दूंगा अभी। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो और फिर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है भी। तो अगर v कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। सो ओमेगा आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, और ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर अल्फा होता है भी डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी अल्फा इसमें 0 हो जाएगा। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा बिकम्स 0। ठीक है। फिर इसमें कुछ टर्म्स आती हैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जैसे मान लो कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, विद a constant speed v, और मान लो इसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है मान लो इसकी, तो एक टर्म होती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो अभी जैसे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस से ट्रेवल होगी वो होगी 2 पाई r के बराबर, और स्पीड है v। और फिर v की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ओमेगा r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशन, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसके बाद एक क्वांटिटी होती है अभी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है अभी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम।
It is the number of revolutions completed in unit time। यानी मान लो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो जैसे भी ऑब्वियस है कि अगर आप यूनिटरी मेथड से देखो कि टाइम टी में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो फिर 1 सेकंड में कितने होंगे, 1/t, और फिर ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। इसको आप यूनिटरी मेथड से सोच सकते हो भी कि इन टाइम टी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड 1, तो फिर 1 सेकंड में कितना होगा भी, तो 1/t। सो दिस इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, तो फिर ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। और टी की वैल्यू रखो अगर 2π/ओमेगा, तो इतना आ जाएगा भी, यानी ओमेगा इज 2πf। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है भी जैसे पर सेकंड या पर मिनट, क्योंकि 1/टाइम है ना भी, तो पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर, पर डे, लाइक दिस। जो पर सेकंड है भी, इसको हम हर्ट्स भी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स भी होती है, और हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, ठीक है। इसके अलावा जो ओमेगा है भी, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, बट ओमेगा इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये था भी अबाउट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो फार्मूले लिखे हैं हमने भी यहाँ पे, T = 2π/ओमेगा, F = 1/t, ओमेगा इज 2πf, ये एप्लीकेबल होंगे केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है भी। तो अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर ये फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ आ गई भी सभी को ये। इसके बाद इसमें फाइनल पॉइंट है भी एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन, ये लास्ट पॉइंट है इसमें। हाँ जी, एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन। तो मान लो भी कोई पार्टिकल अगेन सर्कुलर मोशन कर रहा है, और किसी टाइम पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, रेडियस r मान लो, और उसकी स्पीड मान लो v है भी, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है। और मान लो जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यानी
स्पीड चेंज हो रही है, ओमेगा चेंज हो रही है, तो फिर अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। और किसी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में, तो वो हो जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। तो डायरेक्शन ऑफ आर इस तरफ होगी, सेंटर से इस तरफ, और ओमेगा यहाँ पे होगा बाहर की तरफ। और किसी टाइम पे वेलोसिटी v है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन अगर r है, तो फिर जैसे वेलोसिटी होता है भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। देखो वेक्टर r और रेडियस r, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r, दोनों में फर्क है यहाँ पे। ये जो मैग्नीट्यूड है r का, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेक्टर r है वो चेंज होता रहेगा। देखो डायरेक्शन ऑफ r विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो वेक्टर r की डायरेक्शन अब इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर r विल कीप ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ r विल रिमेन कांस्टेंट। और फिर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई ओमेगा क्रॉस आर। फिर एक्सेलरेशन होता है भी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो भी, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ओमेगा एंड आर। तो फिर यहाँ पे y इक्वल टू यू इंटू वी वाला मेथड लग जाएगा कि एक बार u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहले ओमेगा कांस्टेंट मान लो, r का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी, और फिर ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर दो और r कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे आपने इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना भी, मतलब ऐसे नहीं करना कि आप r को पहले लिख दो और डी ओमेगा अपॉन डी टी को बाद में लिखो। ठीक है, नहीं मतलब इस तरह से नहीं लिखना आपने, r क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, तो इस तरीके से नहीं लिखना भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो फिर यहाँ माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना इसको। तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी को पुट कर दो v के बराबर, और डी ओमेगा बाई डी टी को पुट कर दो एल्फा। हम यहाँ हम यहाँ पे ये मान के चल पड़ते हैं कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो फिर अल्फा भी इस तरफ होगा, यानी अल्फा भी बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना भी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई ओमेगा क्रॉस v एंड अल्फा क्रॉस r। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए, एक ओमेगा क्रॉस v एंड दूसरा अल्फा क्रॉस r। इन दोनों को हम अलग अलग से एनालाइज करते हैं भी। तो फर्स्ट वी टेक ओमेगा क्रॉस v। हाँ जी, तो देखो भी ओमेगा की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और वेलोसिटी इस तरफ है भी।
यानी ओमेगा के कैप की तरफ है और वेलोसिटी जे कैप की तरफ है। तो ओमेगा क्रॉस वी यानी के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे क्या होता है अभी? के क्रॉस जे क्या होता है, प्लस आई या माइनस आई? तो अभी के क्रॉस जे होता है। हाँ जी बताओ भी, ये आपने करा हुआ है। के क्रॉस जे किस तरफ होगा? भूल गए हो भी वेक्टर वाला? थोड़ा रिवाइज कर लेना भी, इसमें थोड़ा वेक्टर का यूज होएगा इस वाले टॉपिक में। तो वेक्टर में हमने जो डायरेक्शन निकाली थी क्रॉस प्रोडक्ट में, उसको रिवाइज कर लेना एक बार अच्छी तरह से। तो के क्रॉस जे होता है भी माइनस आई, और माइनस आई का मतलब हुआ इस तरफ। तो फिर जो ये वाला कंपोनेंट है भी ओमेगा क्रॉस वी, तो ये कंपोनेंट होगा इस तरफ, यानी इस तरफ, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। So this omega cross V is towards center. So this component is also known as centripetal acceleration. So that's why it is known as centripetal acceleration. क्योंकि ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ है, तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं भी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ए सी। इसको ए सी मान लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए सी का, तो वो आएगा ओमेगा इंटू वी। जैसे भी जब कोई वेक्टर होता है सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी? इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो वैसे ही ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा वी साइन थीटा, और जो थीटा एंगल है ओमेगा और वी के बीच वो 90 डिग्री है, और साइन 91 हो जाएगा, तो आ जाएगा ओमेगा इंटू वी। और फिर वी की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा इंटू आर, तो फिर ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। या अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करो वी अपॉन आर, तो फिर ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिक का फार्मूला आ गया ओमेगा इंटू वी, या ओमेगा स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर अपॉन आर। और डायरेक्शन होगी इसकी टुवर्ड्स दी सेंटर। दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है, so that's why it is also known as radial acceleration. It is also known as normal acceleration. Normal acceleration. ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी। अब सेकंड लेते हैं भी अल्फा क्रॉस आर। तो अगर हम अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन चेक करें किस तरफ आएगा, तो अल्फा बाहर की तरफ है भी, अल्फा इज आउटवर्ड, और वेक्टर आर इस तरफ है भी, टुवर्ड्स राइट।
यानी अल्फा के कैप की तरफ है और वेक्टर आर आई कैप की तरफ है। तो अल्फा क्रॉस आर यानी के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कितना होता है अभी? ये होता है जे के बराबर, यानी जे का मतलब हो गया इस तरफ, यानी ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपवर्ड्स, यानी इस तरफ होगा भी। तो ये कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा भी, ठीक है भी, इस तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा एसी था भी, और जो अल्फा क्रॉस आर है वो ऊपर की तरफ यानी अलोंग द टेंजेंट हो गया। तो फिर इसको बोलते हैं भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दिस इज अलोंग टेंजेंट, so this is also known as tangential acceleration। और इसको हम डिनोट करेंगे AT से। सो AT इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा भी अल्फा आर साइन थीटा। अल्फा और आर के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो फिर आ जाएगा अल्फा इंटू आर। सो AT इज इक्वल टू अल्फा आर। अब ये बात समझ आ गई सभी को? सो दिस इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट। तो फिर इसमें दो तरह की एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल में भी, एक सेंट्रीपिटल यानी अलोंग टुवर्ड द सेंटर, और दूसरी टेंजेंशियल यानी अलोंग टेंजेंट। और फिर जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? तो फाइनली देखो भी जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसमें दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, that is known as centripetal acceleration, and second is towards tangent, that is known as tangential acceleration। और फिर नेट एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, यानी दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। तो फिर ये आ जाएगी नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन इज सपोज ए, ये हो जाएगी अंडर रूट AC स्क्वायर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है भी? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन। और अगर एंगल निकालना है कितने एंगल पे है ये, से बीटा, तो टेन बीटा हो जाएगा 80 अपॉन AC। ठीक है, सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, जो AT है भी वो नीचे की तरफ भी हो सकती थी, AT नीचे की तरफ भी हो सकती थी, और ये भी टेंजेंट ही है। नीचे की तरफ कब होती भाई? अगर अल्फा डिक्रीज करता, सॉरी अगर ओमेगा डिक्रीज करता।
हमने माना था कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, बट अगर ओमेगा डिक्रीज करता फिर अल्फा की डायरेक्शन उल्टी हो जाती और फिर एटी की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती। ठीक है भी, तो एटी इन दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, भी ऊपर की तरफ भी या फिर नीचे की तरफ भी, वो डिपेंड करेगा ओमेगा के ऊपर कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये आप नोट कर लोगे ये चीज। ठीक है भी, लेकिन एसी हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी, चाहे पार्टिकल जैसे मर्जी घूम रहा हो, चाहे पार्टिकल घूम रहा हो एंटी क्लॉकवाइज या पार्टिकल घूम रहा हो क्लॉकवाइज, तो एसी हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी। अच्छा, इसके अलावा भी एटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, बट मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें v इक्वल टू ओमेगा आर को, अभी अगर हम v इक्वल टू ओमेगा आर को डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा dv अपॉन dt। अब यहाँ पे ये r कांस्टेंट है भी, क्योंकि अब ये r मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी, ये फिर अल्फा हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा इंटू आर, और अल्फा इंटू आर वो एटी के बराबर है। सो एटी इज आल्सो इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? व्हेन वी राइट डी वी अपॉन डी टी लाइक दिस एंड वी राइट व्हेन वी राइट डी वी अपॉन डी टी लाइक दिस, तो क्या फर्क है दोनों में? यानी हम डी वी अपॉन डी टी ऐसे लिखें या डी वी अपॉन डी टी ऐसे लिखें, तो क्या फर्क है दोनों में? तो बेसिकली जो ये वाली चीज है भी, ये है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कंप्लीट एक्सेलरेशन मिलेगी, दैट इज डी वी अपॉन डी टी। जबकि यहाँ पर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है। तो जब आप स्पीड का डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर आपको केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही मिलेगी। सो दिस विल गिव यू ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं देगा ये। तो ये फर्क है दोनों में भी। ठीक है भी, जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास पूरी एक्सेलरेशन आएगी, जितने भी कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन के वो सारे आ जाएंगे उसके अंदर। लेकिन जब आप स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास केवल क्या आएगी? केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, जो सेंट्रीपिटल वाला पार्ट है वो नहीं आएगा इससे आपके पास। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। और इसके अलावा भी नॉट ओनली सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल किसी और कर्व मोशन में जा रहे हैं, मान लो पार्टिकल किसी भी कर्व मोशन में जा रहे हैं, मान लो कोई कर्व है ये, इट मे नॉट बी सर्कुलर, और किसी टाइम पार्टिकल यहाँ पे है, स्पीड v है मान लो पार्टिकल की, तो फिर यहाँ पे भी पार्टिकल में दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। कि मान लो जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, अगर हम एक यहाँ पे एक छोटी सी आर्क ले लें, एंड दिस आर्क में बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल। ठीक है, मान लो जो आर्क हमने ली है, ये मान लो किसी सर्कल का पार्ट मान सकते हैं इसको हम।
This arc may be considered as a part of some circle like this, जिसका सेंटर यहाँ पे है और रेडियस मान लो r है। तो जब पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पे है, इसको पॉइंट को P मान लेते हैं। तो मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट P पे है, तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे कि जो पार्टिकल है वो इस समय एक सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस है r। तो r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। तो r इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। और इसकी r की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है। जैसे कोई पॉइंट आप यहाँ पे लो तो यहाँ पे r की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो जब पार्टिकल पॉइंट P पे है तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे पार्टिकल P इस समय इस वाले सर्कल पे घूम रहा हो जिसकी रेडियस है r। तो फिर यहाँ पे भी इसमें दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है, वन इज अलोंग टेंजेंट एंड अदर इज अलोंग सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी AC, वो v² r हो जाएगी, और जो AT है वो dv/dt हो जाएगी। ठीक है, यानी इन जनरल हम किसी भी कर्व मोशन में किसी पॉइंट पे ये दो तरह की एक्सेलरेशन हम ले सकते हैं। ठीक है भी, तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है अभी सर्कुलर मोशन की। इसमें अब मुझे बताओ भी कहीं भी कोई डाउट है तो। एक बार भी 5 मिनट्स के लिए पूरा रिवाइज कर लो ये शुरू से, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। दो चार क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो जस्ट रिवाइज फॉर 5 मिनट्स द होल थिंग। और कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इसके बाद ये देखो भी सब्जेक्टिव असाइनमेंट। थोड़ा भी यस नो कुछ बोला करो भी, ताकि मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हो। ठीक है, हाँ जी, अभी मेरे को सुन रहे हो भी आप लोग? यस सर। थोड़ा यस नो बीच में बोलते रहा करो अभी। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अभी कैसे करेंगे इसको? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी ओमेगा बतानी है हमने। तो जैसे भी टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा हमने बताना है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/t। तो सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है अभी? फॉर सेकंड हैंड, जो मतलब जो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है, वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो उसके लिए टाइम हो जाएगा 60 सेकंड। सो व्हाट इज ओमेगा फॉर दैट? 2π/60 रेडियन पर सेकंड। ठीक है भी, और जो मिनट हैंड है भी, वो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड, 1 घंटे का भी। तो फिर टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3600, तो वहां से उसका ओमेगा आ जाएगा। और फिर जो आवर हैंड है भी,
और हैंड, उसका क्या होता है भी टाइम पीरियड? उसका होता है भी 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में वो एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 12 इंटू 3600। तो फिर टी की ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी। What is the angular velocity in radian per second of a flywheel making 300 rpm? तो rpm का मतलब होता है भी रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर rps लिखा हो तो ये होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो अभी 300 rpm दे रखा है हमें, ओमेगा। और इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो अभी एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई का। तो रिवोल्यूशन की जगह पे लिख दो 2 पाई रेडियन। और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो अपॉन 60 सेकंड। तो 10 पाई आ जाएगा अभी, 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो अगर आपने रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो फिर केवल 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पर सेकंड तो पहले से ही है। ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या है अभी क्वेश्चन नंबर 3? A stone tied to the end of a string 2 meter long is whirled in a horizontal circle with constant speed. तो अभी स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पे 80 जीरो हो जाएगा अभी, क्योंकि 80 क्या होता है? 80 होता है dv अपॉन dt। यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 80 जीरो होता है, तो ओनली AC विल बी प्रेजेंट। मतलब AC तो हमेशा होगा ही होगा किसी भी सर्कुलर मोशन में, और स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें 80 जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली भाई हमने, जैसे एक स्ट्रिंग ले ली, उसके एंड पे एक स्टोन बांध दिया, और दूसरे एंड को फिक्स करके स्टोन को हम घुमा रहे हैं सर्कल में। लाइक दिस। स्ट्रिंग की लेंथ है 2 मीटर, तो फिर वो इसकी रेडियस बन जाएगी, रेडियस 2 मीटर। If the stone makes 10 revolutions in 20 seconds, तो ओमेगा दे रखी है अभी हमें 10 revolutions अपॉन 20 सेकेंड, तो फ्री हो जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन इसमें केवल सेंट्रीपिटल होगी भाई,
यानी AC होगी, और AC का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर R. But before putting the value of omega, we will have to convert this into radian per second. तो उसके लिए फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 पाई से, तो फिर आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी, और R की वैल्यू है 2, तो फिर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो 19.74 आ जाएगा भी, 2 पाई स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे हो जाएगा भी, V स्क्वायर अपन R लगा दोगे फार्मूला इसमें. ठीक है भी, वेलोसिटी आपको दे रखी है, R आपको दिया हुआ है, तो AC का फार्मूला V स्क्वायर अपन R भी होता है. क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a motor car is traveling at 30 meter per second on a circular road of radius 500 meter. तो अभी कोई कार जा रही है सर्कुलर पाथ पे, कितनी स्पीड है इसकी, 30 मीटर पर सेकेंड, and radius of circle is 500 meter. It starts increasing its speed at the rate of 2 meter per second square. तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया अभी. मान लो अभी तक तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, तो जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें एक ही एक्सेलरेशन होगी, और वो होगी AC. और AC की वैल्यू होगी V स्क्वायर अपॉन R. तो ये 9/5 आ जाएगा. लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, it starts increasing its speed at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फिर जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 80 हो जाएगा भी, ये 80 हो जाएगा. तो 80 is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है भी, यानी dv अपॉन dt. 80 क्या होता है, dv अपॉन dt. तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट. तो फिर इस समय इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी भी, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर. ठीक है भी, तो बस ये वैल्यू पुट कर दोगे AC और 80 की यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है भी, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर है. और इसके बाद ये जो आगे क्वेश्चन है भी 7, 8, 9, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है.
इनमें केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगी 7, 8, 9 में। और उसके बाद जो 10, 11, 12 हैं, ये वो जो 3 फार्मूले थे भी हमारे काइनेमेटिक्स वाले, v = u + at वाले जो फार्मूले थे सर्कुलर मोशन में, ये उनसे हो जाएंगे तीनों क्वेश्चंस 10, 11, 12। 13, 14 एक बार आप ट्राई करके देख लेना, और बाकी ये करने के बाद इसके बाद फिर आप ये ऑब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हो भी, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में हम ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे भी। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखना भी, ये क्वेश्चन आपसे चाहे निकले चाहे ना निकले, बढ़िया क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई करने हैं, और सारे क्वेश्चन आपने पढ़ के आने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होने चाहिए अगली क्लास से पहले। तो ये 4 पेज ही हैं इसके, बस ज़्यादा नहीं है अभी इसमें, पेज नंबर 89 से 92 तक। तो ये आप ट्राई कर लेना। और इसके अलावा भी संडे को आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट होगा, ठीक है भी।